Today we are going to start the first chapter of political science in class 10, and the name of the chapter is power sharing. And on this subject, on this topic, we are going to discuss today. तो पावर शेयरिंग एक्चुअली क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है और ये मैकेनिज्म डिपेंड करता है पावर के डिसेंट्रलाइजेशन पे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि टिल मेडिएवल पीरियड अधिकांश देश ऑटोक्रेटिक रूल के अंडर में था। ऑटोक्रेटिक रूल का मतलब हुआ कि अधिकांशतः देश या तो किंग के द्वारा या एम्पायर के द्वारा या सुल्तान के द्वारा रूल किया जाता था, जहां पावर सेंट्रलाइज्ड होता था। बट द एज इन विच वी आर लिविंग, जिस एज में हम लोग रह रहे हैं, जिसको मॉडर्न एज कहा जाता है, तो एक्चुअली मॉडर्न एज डोमिनेटेड बाय डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक कंट्रीज मीन्स डेमोक्रेसी को लोगों ने अडॉप्ट किया है। हर देश ने डेमोक्रेसी को किसी न किसी रूप में अडॉप्ट किया है और डेमोक्रेसी का जो मूल मंत्र होता है वो होता है पावर शेयरिंग। जब हम पावर की बात करते हैं तो कौन से पावर की शेयरिंग भाई? तो सरकार को कानून बनाने की पावर होती है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। सरकार के पास उस कानून को लागू करने का पावर होता है, जिसको हम एक्सिक्यूटिव बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो जुडिशियरी होता है, जो न्याय करती है। ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय जुडिशियरी। तो जब दो सरकारों के बीच में या दो से अधिक सरकारों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और वो डेमोक्रेसी को सबसे बेहतर माना जाता है जहां पर पावर को बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए। क्योंकि किसी भी देश में एक तरह के लोग नहीं रहते हैं। हर एक देश में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, जिसका रिलीजन अलग होता है, जिसका लैंग्वेज अलग होता है, जिसका कल्चर अलग होता है, जिसका ट्रेडिशन अलग होता है, जिसका कस्टम अलग होता है। अगर किसी एक ग्रुप देश के राजनीति पर या देश के पॉलिटिक्स पर अगर डोमिनेट हो जाए तो फिर दूसरे को लगेगा कि हम आइसोलेटेड हो चुके हैं, हम एलियनेटेड हो चुके हैं। इसलिए सही डेमोक्रेसी वो होता है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करता है। तो इसी पर आधारित ये चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो इसमें हम सबसे पहले दो एग्जाम्पल देंगे आपको। दो एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास में, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। और इस दो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होता है एक डेमोक्रेसी में तो वहां पर तरह तरह की परेशानियां होती हैं, वहां इथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां सिविल वॉर होता है। इसलिए अधिकांश देशों ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड को अडॉप्ट किया है। तो हम लोग यहाँ जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसमें हम लोग सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स लेंगे, दैट इज ऑफ बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो हम लोग भली भांति जान रहे हैं कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और एक आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका जो हमारे दक्षिण में है, हमारे साउथ में है, इंडियन ओशियन में है, मतलब एशियन कंट्री है। तो दोनों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। तो क्या लिख रहा है कि बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बहुत छोटा सा देश बेल्जियम है और इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो हमारे हरियाणा से भी कम है। यहाँ का पॉपुलेशन भी कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है। इट हैज बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसके चारों तरफ जो देश हैं जो इसके मतलब बाउंड्री पर है, उसमें फ्रांस है एक, दूसरा नीदरलैंड्स है, इसी नीदरलैंड्स को हम लोग हॉलैंड भी बोलते हैं, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। ये चारों तरफ से ये देश हैं जो इसके बाउंड्री पर है। और इनकी जनसंख्या, इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा इसका पॉपुलेशन है। तो अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, और जो कि हमारा जो एक छोटे से राज्य में काउंट होता है हरियाणा, उसके जनसंख्या का मात्र आधा है यहाँ की जनसंख्या। लेकिन परेशानी यहाँ क्या है कि द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, उसकी इथनिसिटी अलग है। ये इथनिक शब्द का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? ये एक सोशल डिवीजन होता है और इस सोशल डिवीजन में एक ग्रुप के लोग अपने आप को एक कॉमन पूर्वज का संतान मानते हैं। उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन, उसका लैंग्वेज, उसका लिटरेचर, उसका कस्टम, सब कुछ बाकी जो ग्रुप्स हैं उससे अलग होता है। ऐसे ग्रुप को हम लोग इथनिक ग्रुप बोलते हैं।
तो बेल्जियम ऑल्दो इज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन ज्योग्राफिकल एरिया एज वेल एज इन पॉपुलेशन, बट यहाँ पर रहने वाले जो 1 करोड़ लोग हैं या उससे थोड़ा सा ज्यादा, ये अलग अलग इथनिक कम्युनिटी के हैं। टोटल पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन का 59% जो है ये बेल्जियम के जिस रीजन में रहते हैं उसको हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, और ये 59% पॉपुलेशन जो है ये डच लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है। दूसरा ग्रुप जो आपको वेलोनिया रीजन में रहता है, जिसकी जनसंख्या लगभग 40% है, और इनकी भाषा फ्रेंच है। और 59 और 40 को अगर जोड़ देते हैं तो ये 99 हो जाता है। इसमें अगर 1% और हम जोड़ दें तो ये 1% लोग जो हैं, ये 1% लोग बेल्जियन जो है, ये लोग आपको जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, ये तो देश की जनसंख्या हुई। इस देश का कैपिटल ब्रुसेल्स है, जो दुनिया के एक अच्छे शहरों में से काउंटेड है, एक अच्छे मतलब शहर में आता है। यहाँ की जनसंख्या का अगर देखें तो यहाँ पर 80% जो हैं ये फ्रेंच स्पीकर हैं, और 20% जो हैं वो डच स्पीकर हैं। अब प्रॉब्लम ये देखिए कि देश की जनसंख्या में मेजॉरिटी में कौन है, तो डच स्पीकिंग है। माइनॉरिटी में कौन है, तो फ्रेंच स्पीकर है एज वेल एज जर्मन स्पीकर है। बट अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंच 80% है, इसका मतलब फ्रेंच आर इन मेजॉरिटी, और यहाँ पर माइनॉरिटी बन जाता है डच। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो यहाँ पर अगर विकास देखा जाए तो उस विकास के होड़ में यहाँ पर फ्रेंच लोग बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी हैं, पावरफुल भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, लेकिन उस हिसाब से उस कंपैरिजन में डच लोग थोड़े से पीछे हो जाते हैं। तो डच लोगों ने इसको बड़ा ही रिसेंट किया कि भाई हमारी जनसंख्या जब ज़्यादा है फिर भी हम इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड हैं, पावरफुल हैं, और फ्रेंच जिसकी जनसंख्या कम है लेकिन कम जनसंख्या रहने के बावजूद भी वो एजुकेटेड हैं, वो रिच हैं, वो पावरफुल हैं। तो ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगने का कारण यहाँ पर क्या हुआ कि जो एजुकेशन प्रोवाइड किया, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देश के सामने आया, उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच लोगों ने लिया। यही कारण बना मीन्स बेल्जियम में दोनों ग्रुप के बीच में टेंशन शुरू होने का। इन 1950 एंड 1960 दोनों कम्युनिटी के बीच में इस बात को लेकर के जबरदस्त बहस शुरू हुई, जबरदस्त टेंशन शुरू हुई, और खास करके ब्रुसेल्स की समस्या जो थी वो सबसे ज्यादा एक्यूट थी, क्योंकि ब्रुसेल्स एक स्पेशल प्रॉब्लम शो कर रहा था। देश की जनसंख्या में जो मेजॉरिटी था वो यहाँ की जनसंख्या में माइनॉरिटी, और देश की जनसंख्या में जो माइनॉरिटी था वो यहाँ की जनसंख्या में माइनॉरिटी। तो यहाँ पर टेंशन शुरू हो गया, क्योंकि डच लोगों को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इस देश में उसका बेनिफिट मोस्टली फ्रेंच लोगों को मिल रहा है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग अब एशिया की तरफ आते हैं, अपने पड़ोस में जाते हैं, श्रीलंका की हम लोग बात करते हैं। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड किसको बोलते हैं? द लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका भी हमारे जैसा कॉलोनियल रूल के अंडर में था। 1948 में इसको आजादी मिली। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से थोड़ा सा ज्यादा दूर, मतलब थोड़ी सी दूरी पर ये मतलब देश बसा हुआ है। इट हैज अबव 2 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, जस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ की डाइवर्सिटी अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेल्जियम से ज्यादा यहाँ का पॉपुलेशन डाइवर्स है। अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, और उनकी भाषाएं भी अलग हैं। तो द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स मतलब सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले यहाँ पर मेजॉरिटी में है, जिनकी संख्या 74% है। और तमिल स्पीकर्स जो हैं ये कुल जनसंख्या का 18% है। अब ये 18% जो है ये 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। एक सब ग्रुप को हम लोग बोलते हैं
ओरिजिनल तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री जो श्रीलंका में सदियों से रहते आ रहे हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग 13% है, 13%। दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 13% ऑफ द पॉपुलेशन। और 5% पॉपुलेशन जो है ये आपका इंडियन तमिल है, जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान टी प्लांटेशन के लिए तमिलनाडु वाले एरिया से माइग्रेट करके वहां गए और ग्रेजुअली वहीं बस गए। तो ऐसे लोगों की जनसंख्या 5% है। उसको हम लोग इंडियन तमिल बोलते हैं। तो श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आप इसके पॉलिटिकल मैप को देखिएगा तो रेड कलर में जो शेडेड एरिया है ये आपका मोस्टली तमिल लोगों के द्वारा ये एरिया मतलब कवर किए हुए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं वो बुद्धिज्म को मानते हैं, लेकिन जो तमिल लोग हैं वो आइदर हिंदूज हैं या फिर मुस्लिम हैं। यहाँ की जनसंख्या में 7% ऐसे लोग भी हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और इन जिनकी भाषा दोनों है, वो तमिल भी बोलते हैं एज वेल एज सिन्हाला भी बोलते हैं, दोनों तरह की भाषा का यूज करते हैं। तो दोनों देश का कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद अब हम लोग सोचें इस बात पे, अगर मान लीजिए बेल्जियम में चूंकि डच लोग मेजॉरिटी में हैं, और अगर डच ये सोच लें कि केवल हम यहाँ पर सुपरमेसी स्टेब्लिश करेंगे, हम अपने आप को यहाँ पर डोमिनेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से जो वहाँ पर रहने वाले फ्रेंच लोग हैं उसको ये टेंशन होता, वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करता। तो फिर क्या होता, देश का पार्टीशन होता। ये पार्टीशन ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा एक्यूट हो जाता, चूंकि वहाँ पर डाइवर्स सिचुएशन है, जो देश के पॉपुलेशन में मेजॉरिटी है वो यहाँ के पॉपुलेशन में माइनॉरिटी है। तो इससे क्या होता, देश का फर्दर पार्टीशन होता। एक बेल्जियम तो ऑलरेडी बहुत छोटा सा देश है और उसका फिर डिवीजन होता, तो इससे क्या होता, दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ता। अच्छा, अब मान लीजिए श्रीलंका में चूंकि तमिल जो सिन्हाला ग्रुप है, ये सिन्हाला ग्रुप मेजॉरिटी में है, तो अगर सिन्हाला ही यहाँ डोमिनेंट हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाकी कम्युनिटी जो होगा वो आइसोलेटेड रहेगा, सरकार जो है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी। तो इसी कारण से डेमोक्रेसी बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि जितने कम्युनिटी हैं उनको ये फील होना चाहिए कि नहीं भाई, वी आर द मेंबर ऑफ दिस कंट्री एंड वी एंजॉय सो मेनी राइट्स इन द कंट्री। उनको फील होना चाहिए, उनको ये फील नहीं हो कि जो हम आइसोलेटेड हैं। डेमोक्रेसी इसीलिए दुनिया का सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आज जो देश डेमोक्रेसी नहीं भी है वो डेमोक्रेसी होने का नाटक करता है कि हाँ, यस आई एम डेमोक्रेसी। चाइना जैसे देश, नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक नहीं है, दे आर अंडर वन पार्टी रूल एंड दे ऑल्सो क्लेम अबाउट डेमोक्रेसी। वहां पर भी इलेक्शन होता है, वहां पर भी सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन वो सही मायने में उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी एक्चुअली बिलीव्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये समस्याएं दोनों देश का मैंने आपके सामने में रखा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन स्टेप्स के द्वारा सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेंट होता चला गया और तमिलों के बीच में ये मैसेज जाने लगा कि हम लोग एलियनेटेड हो चुके हैं, हम लोग आइसोलेटेड हो चुके हैं, ये देश में हमारा कोई वैल्यू नहीं है। तो इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं, और ये किस टॉपिक के अंदर में आ रहा है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। मैंने जस्ट बताया आपको कि भारत के जैसा ही यह भी देश ब्रिटिश रूल के अंडर में था। 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में सही मेजॉरिटी का मतलब हुआ ऐसा मेजॉरिटी जो सभी के द्वारा फॉर्म हो। एक पर्टिकुलर ग्रुप अगर डोमिनेंट हो जाता है डेमोक्रेसी में तो आप उसको सही डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। तो शुरू से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, यहाँ सिन्हाला कम्युनिटी ऑलवेज ये प्रयास किया कि हम यहाँ पर डोमिनेंट हो जाए, और वो डोमिनेंट हो भी गए क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन स्टेप्स। ऐसे स्टेप्स जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही होता है,
जिसमें बाकी जो लोग हैं वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन पर सरकार को जो अप्रोप्रिएट ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे पाती है। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस यहाँ पर डोमिनेंट हो गया मीन्स सिन्हाला कम्युनिटी। और सिन्हाला कम्युनिटी ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जिनसे तमिलों के मन में एक अलगाववाद की भावना डेवलप होने लगी। क्या स्टेप्स थे? तो पहला स्टेप था, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए अब यहां पर क्योंकि सिन्हाला मेजॉरिटी में है और ये मोस्टली बौद्ध धर्म को मानते हैं, 1956 में इन लोगों ने एक कानून पास किया, यहाँ की सरकार ने एक कानून पास किया और उस कानून के द्वारा सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। तो जब ये चीज हो गया तो निश्चित रूप से तमिल लोगों को ये फील होने लगा कि हमारी लैंग्वेज को कोई जगह नहीं मिला। हाँ, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, तमिल को यहाँ पर डिसरिगार्ड किया गया, तमिलों को कोई जगह नहीं, तमिल भाषा को कोई जगह नहीं मिली। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, इसके बाद सरकार ऐसा प्रीफरेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट करना चालू की जिससे सरकारी जॉब में या फिर यूनिवर्सिटी में जो पोजीशंस होते हैं उस पर मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स जो है उनको जगह मिलने लगी। यहाँ भी तमिल मार खाने लगा, तमिल भाषा के लोग या तमिल लोग जो थे इनको यहाँ पर भी प्रीफरेंस नहीं मिला। इसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया, उसके द्वारा बौद्ध धर्म को ओनली ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये तीनों स्टेप जो थे श्रीलंकन गवर्नमेंट का, ये निश्चित रूप से सिन्हाला कम्युनिटी को बड़ा अच्छा लगता होगा, बट ये तमिल कम्युनिटी के लोगों में एक उनके मन में एक भावना आ गई कि वी आर आइसोलेटेड, द गवर्नमेंट हैज पुट अट ऑन साइड एंड दे डोंट हैव एनी प्लेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका। So all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil. इन सब स्टेप्स से श्रीलंकन तमिल के मन में अलगाववाद की भावना डेवलप होने लगी। They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उनको अब ये फील होने लगा कि कोई भी सिन्हाला लीडर जो है या कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको हमारे लैंग्वेज या हमारे कल्चर से कोई दिलचस्पी नहीं है और वो धीरे धीरे हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को धीरे धीरे सप्रेस करना चाह रहे हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। उनको ये फील होने लगा कि हमको अब इस देश में बराबर का राजनीतिक अधिकार नहीं है और उनको ये भी फील होने लगा कि डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी। उनको ये भी फील होने लगा कि गवर्नमेंट जॉब में या यूनिवर्सिटी पोजीशन में या और तरह से की जो प्रीफरेंस सरकार के द्वारा दी जाती है उसमें तमिलों का कोई वैल्यू नहीं है और उनको ये फील होने लगा कि उसके इंटरेस्ट को जो है इग्नोर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के इन सारे एक्शंस से जो दोनों कम्युनिटी का, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी का जो रिलेशन था वो ओवर टाइम समय के साथ साथ स्ट्रेंड होता चला गया, मतलब दोनों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया। इसके बाद श्रीलंकन तमिल लोगों ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इन्होंने डिमांड रखना शुरू कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और इसका स्ट्रगल किन किन बातों के लिए था? दे वांटेड तमिल टू बी ट्रीटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, की तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए और जिस रीजन में तमिल लोग रहते हैं वहां पर ऑटोनॉमी दिया जाए, मतलब सेल्फ रूल का अधिकार दिया जाए और सारे अपॉर्चुनिटीज जो देश में उपलब्ध हैं उन अपॉर्चुनिटीज को इक्वली मतलब अप्लाई किया जाए तमिल के लिए और सिन्हाला के लिए। हाँ, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो जॉब हो, लेकिन उनके डिमांड्स को श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा ऑलवेज डिनाई किया गया। खास करके उनका जो डिमांड था रीजनल ऑटोनॉमी का, इस डिमांड को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मीन्स आप क्या कह सकते हैं, उसके इस डिमांड को जो है डिनाई किया। इसी कारण से बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in north, eastern and eastern part of Sri Lanka. तो 1980 के बाद इन लोगों ने खुलेआम
एक अलग देश का डिमांड कर दिया, एक इलम का डिमांड कर दिया, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे एरिया का डिमांड इन लोगों ने करना शुरू कर दिया जो एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम हो, मतलब तमिल स्टेट हो। ये डिमांड इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो अविश्वास का माहौल था वो धीरे धीरे और भी बढ़ रहा था। इसको कम करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा था। फाइनली ये कन्वर्ट हो गया सिविल वॉर में। सिविल वॉर किसको बोलते हैं भाई? तो सिविल वॉर बोलते हैं हम वो लड़ाई को जो देश के अंदर दो डिफरेंट या दो से अधिक डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में होता है। समझ रहा है? तो दो या दो से अधिक डिफरेंट ग्रुप के बीच में देश के अंदर में जो लड़ाई होती है, वायलेंट स्ट्रगल होता है, इसको हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग गृह युद्ध भी बोल सकते हैं। परिणाम तो इसका बहुत भयानक हुआ। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। बहुत सारे लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वे आर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे लोगों का पेशा खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गया, लाइवलीहुड उसका लॉस्ट हो गया। और बहुत सारे देश के लोग, श्रीलंका के लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में एज ए रिफ्यूजी रहना शुरू कर दिया। जबकि अगर आप क्लास 9th का बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि श्रीलंका ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में। बट द सिविल वॉर हैज काउज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो पूरे देश में ये भयानक रूप से सेटबैक किया। मतलब उनका इकोनॉमी, उनका टूरिज्म, उनका एग्रीकल्चर, सब कुछ डैमेज हुआ। हजार लोग मारे गए। कितने लोगों ने देश छोड़ दिया, कितने लोगों ने टेररिज्म को अडॉप्ट कर लिया, वायलेंट स्ट्रगल को अपना लाइफ का बेस बना लिया। और इसी कारण से देश में अनेक सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। और फाइनली ये 2009 में आकर के तो ये लड़ाई खत्म हुई। तो एक चीज मैं बता देना यहाँ पसंद करूंगा कि जो तमिल लोग थे, इनको लीड करने वाले जो लीडर थे उनका नाम था बेनू पिल्लई प्रभाकरन। और इसमें थोड़ा सा ये भी बताना चाहिए हमको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उस समय के जो राष्ट्रपति थे श्रीलंका के जुलियस जयवर्धने, दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुई थी। उस समझौता के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ से एक आर्मी को भेजा था जिसका नाम था IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। हालांकि उसमें बहुत सारे लोग, हमारे आर्मी के जो लोग थे वो मारे गए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ। और उसी कारण से कुछ तमिल आतंकवादियों ने जब एक श्रीपेरम्बदूर में, जब 1991 में श्रीपेरम्बदूर में जब राजीव गांधी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उसी में उनकी हत्या भी हो गई। तो ये हमारे लिए बड़ा लॉस का मुद्दा रहा। तो इस तरीके से श्रीलंका एक ऐसा एग्जाम्पल शो किया कि हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं। इसका परिणाम श्रीलंका में बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब ही होता है सामंजस्य, बैलेंस। चूंकि यहां के लीडर बहुत ज्यादा दूरदर्शी थे, उन्होंने इस बात को सोचा कि अगर हमको देश को डिवाइड होने से बचाना है तो यहां पर जो भी कम्युनिटीज हैं, जो भी भाषा के लोग हैं, उनको ये फील कराना जरूरी है कि ये देश उनका है। तब हम देश का जो संभावित डिवीजन है उसको हम रोक सकते हैं। इसी कारण से द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। उन्होंने दूसरा रास्ता एडॉप्ट किया। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस, हमारे देश में प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं और कल्चरल डाइवर्सिटी है। हम एक डाइवर्सिटी को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे देश में डाइवर्सिटी है। हमारे देश में डच स्पीकर्स हैं, हमारे देश में जर्मन स्पीकर्स हैं, हमारे देश में फ्रेंच स्पीकर हैं, और उनके बीच में हमको पावर का तालमेल, उसके बीच में समन्वय स्टेब्लिश करना आवश्यक है।
इसी कारण से 1970 से लेकर के 1993 के बीच इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार परिवर्तन लाया और एक ऐसा प्रोग्राम इन लोगों ने अडॉप्ट किया जो दुनिया के लिए इनोवेटिव हो सकता है। हालांकि सुनने में या देखने में, बोलने में ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। ये बड़े इनोवेटिव हैं, कोई दूसरा भी देश अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इस मैकेनिज्म पर कर सकते हैं। इन लोगों ने एक बहुत ही शानदार रास्ता अडॉप्ट किया। आज वो देश यूरोप के एक अच्छे देशों में से एक है जहां डेमोक्रेसी को सही ढंग से फॉलो किया जाता है। क्या किया इन लोगों ने? 4 बार संविधान को परिवर्तित किया। पहला परिवर्तन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में इन लोगों ने मिनिस्टर्स की संख्या बराबर कर दी। मान लीजिए अगर 50 मिनिस्टर है तो 25 मिनिस्टर डच कम्युनिटी का, 25 मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी का, ये तय कर दिया। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर टू सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन है जिस स्पेशल प्रोविजन में दोनों कम्युनिटीज के कॉन्सेंट की जरूरत होती है। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप, कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप यूनिलैटरली उस स्पेशल प्रोविजन को लागू नहीं कर सकता, उसमें दोनों की कॉन्सेंट की आवश्यकता होती है। पहला बात तो ये कर दिया। जबकि देश की जनसंख्या में डच लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच के मिनिस्टर की संख्या डच के बराबर कर दी गई ताकि फ्रेंच लोगों के मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं हो। दूसरा काम क्या किया गया? मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, वेलोनिया रीजन एंड फ्लेमिश रीजन। दोनों जगह स्टेट गवर्नमेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट। पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ले सकता था, जब चाहे पावर दे सकता था। दे वे आर वर्किंग एज मीन्स द रिलेशन वाज लाइक मास्टर एंड स्लेव। लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसके द्वारा यह किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से बहुत सारे पावर्स को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया और यह क्लियर कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों का मामला स्पेसिफिक है, दोनों अपने अपने मामले में कानून बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जो आया तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर कानून बनाएगा, इस पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने जो प्रीवियस प्रेशर होता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको खत्म कर दिया गया। नाउ दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दोनों रीजन की जो स्टेट गवर्नमेंट है। तीसरा जो अमेंडमेंट इन लोगों ने किया, ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार की व्यवस्था कर दी गई और वहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या बराबर कर दी गई। तो आप ये कह सकते हैं कि डच लोगों को जो घाटा सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ था उनको फुलफिल कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ब्रुसेल्स की सरकार में। ब्रुसेल्स की सरकार में भी चूंकि फ्रेंच लोग मेजॉरिटी में थे तो फ्रेंच एज वेल एज डच दोनों के रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बराबर कर दी गई। ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव इक्वल है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। चूंकि डच लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच लोगों के एग्जिस्टेंस को इक्वल रिप्रेजेंटेटिवनेस को एक्सेप्ट किया था, तो इसी कारण से फ्रेंच लोगों को यहां ब्रुसेल्स की सरकार में इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके अलावे लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां एक लोकल लेवल की सरकार बनेगी। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको बताया था डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। व्हेन पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 और मोर देन 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी क्रिएट किया गया। इस गवर्नमेंट को कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको लैंग्वेज के आधार पर चुना जाता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर उनको चुना जाता है। और इनके लिए भी जैसे डच कम्युनिटी है, फ्रेंच कम्युनिटी है या जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो कहाँ रह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बल्कि वो कौन सी भाषा को बोल रहे हैं इस आधार पर यहाँ चुनाव होता है।
और इस सरकार के भी पास बहुत सारे मामले हैं, जैसे कल्चरल मामला है, जैसे एजुकेशनल मामला है, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज हैं। ये तमाम तरह की बातें जो है वो डाल दिया गया है मीन्स कम्युनिटी गवर्नमेंट के हाथ में। तो बेल्जियन मॉडल सुनने में या देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है भी, और लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया गया है, ये अरेंजमेंट इतना सुंदर वर्क किया है कि यह दूसरे देशों के लिए एक हम क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल हो सकता है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स था, इथनिक लेवल पर जो प्रॉब्लम था, इथनिक टेंशन जो था, वो सारा टेंशन खत्म हो गया। और आपको मैं बता दूं कि आज ये कैपिटल जो है कम से कम 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बन चुका है। इसका नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनका एक मिलिट्री ब्लॉक है जिसका नाम है नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और दूसरा EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है। मतलब वह देश जो डिवीजन के कगार पर पहुंचा हुआ था, यहां पर के नेताओं ने इस तरह का अरेंजमेंट किया कि सारे लोग प्रसन्नतापूर्वक एक ही देश के बाउंड्री में सारे लोग खुशी खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि हर कम्युनिटी वाले ये फील करते हैं कि यस दिस इज माई कंट्री, और वो एक साथ एक देश में रह रहे हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करते हैं